हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे एसएसटी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस की। और अगर आप की तैयारी अच्छी है तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो। अगर तैयारी नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपनी प्रैक्टिस बेस्ट रखने के लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में उन्हीं के पैटर्न के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर आपके सेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एसएसटी की पेडागोजी क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। सेकंड है, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उसके बीच के संबंधों का बोध कराना। एंड नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। एंड लास्ट है, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन सबसे पहले तो कौन से नहीं होंगे, क्योंकि जब आप जो आपके ऑप्शन होंगे, अगर आप उनको जो गलत ऑप्शन है आपके, अगर उनको कट करते चले जाओगे तो आप उस आंसर तक पहुंच सकते हो, उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो जो आपका राइट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि आपके कौन से जो ऑप्शन है वो गलत हो सकते हैं। तो लास्ट वाला देखते हैं, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करके शिक्षार्थियों को तैयार करना। हमें शिक्षार्थियों को इसलिए तैयार नहीं करना है कि वो समाज में जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करें। बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो युवाओं को पसंद नहीं आते हैं, उनके फेवर में नहीं होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सरकार द्वारा बनाए गए निर्णय हैं उनको यथास्थिति उनको स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो लास्ट वाला गलत हो गया। उसके बाद याद करवाना, लिखवाना, रटवाना, ये कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। तो कहीं भी आपको यदि ये मिले कि लिखवाना है, याद करवाना है, रटवाना है बच्चों से, तो वो या फिर टेस्ट लेना है, वो कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। एंड फर्स्ट है, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना इज रॉन्ग। एंड लास्ट आपका आंसर होगा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। अब देखिए ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर समाज के सभी तत्व हैं। ठीक है, समाज के वो तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उसको हमें देखना है। जैसे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखते हैं, इसी तरह से समाज के हमें हर पहलू को देखना है कि कैसे हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन सभी के बीच संबंधों का बोध कराना बच्चों को, उनको बताना कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे हम समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, अच्छा समाज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। क्या हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान में असेसमेंट का। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद कराने के लिए क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव को कम करना। देखिए, तनाव तो कम कर रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तकीय जो ज्ञान दिया गया है पाठ्य पुस्तक में उसको याद करवाना कभी भी आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। एंड नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। एंड लास्ट है, शिक्षार्थियों की पुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखिए कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक टीचर अगर ले रहा है तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में फीडबैक मिले, प्रोत्साहित अगर टीचर बच्चों को कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, तो वो हमेशा आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ इज राइट, बिकॉज शिक्षार्थियों के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके फीडबैक ली जा रही हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपको।
पहले तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सही है। ठीक है, फर्स्ट है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। नेक्स्ट है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। एंड नेक्स्ट है फिल्में ऐसी कहानियाँ और संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। एंड लास्ट है फिल्में ऐसे वस्तुनिष्ठ माध्यम हैं जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से आपको आंसर सही लग रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को लेकर आती हैं। एक कक्षा है, एक क्लासरूम है, और उसमें अगर हम ऐसी पिक्चर दिखाएंगे जो हमें समाज का आईना दिखाती हैं तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि हम क्लास में बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है या फिर हमसे रिलेटेड हमारी लाइफ से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए सही होगा। एंड नेक्स्ट है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट है फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो गई, मतलब जो हमारे अभी करीब नहीं है, और वो हमसे ऐसे जो डायलॉग्स जो फिल्म में बोले जाते हैं वो डायलॉग्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे ऊपर ही ये फिल्म बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एंड लास्ट है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, देखिए यहाँ पर जो बात की गई है कि एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो बच्चों को सिर्फ एक ही तरीका नहीं देना है बल्कि बहुत सारे ऐसे तरीके देने हैं जिससे बच्चे अपने विचार को प्रकट कर सके। एक ही तरीका तो यहाँ पर बच्चों को एक लिमिट सा एरिया हो गया कि बच्चों को बांध कर हम रख रहे, तो ऐसा नहीं करना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें से देखते हैं कौन से आपके लिए बेस्ट है। तो इनमें कौन सा है, ए बी सी फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी सी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा में मानचित्रों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कथन दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है मानचित्र के संदर्भ में। ठीक है, क्लास में जो मैप यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। उसके बाद है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीति संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। एंड नेक्स्ट है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। एंड लास्ट है विद्यार्थियों के समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत है वो देखते हैं। शिक्षार्थियों के समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में जी रहे, गलत हो गया। चिरकाल में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है, ये कट हो गया। और आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। ठीक है, जो मानचित्र हम यूज़ करते हैं अपनी एसएसटी की क्लास में, मेनली एसएसटी की क्लास में जो हम मैप यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, सामाजिक राजनीतिक निर्मित होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा केवल ए जो हमारा स्टेटमेंट दी गई है इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। ओके, शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को कि सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक जीवन है, विद्यार्थियों का जो जीवन है उसको सिखाने के लिए बच्चों के लाइफ से हम कैसे जोड़े, तो टीचर को क्या करना चाहिए ये यहाँ पर पूछ रखा है। तो आपके ऑप्शन है विषय वस्तु के विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन मतलब जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करें। एंड लास्ट है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें।
तो कौन से ऑप्शन होंगे आपके इसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं। लास्ट है कि शिक्षार्थी अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका देंगे टीचर्स, तो बेस्ट होगा। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो दिए गए उसके अनुभव हैं, खुद के अनुभव हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स है जो एग्जाम्पल शेयर कर रहा है टीचर्स के साथ, तो वो बेस्ट होगा, हम उसको मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम सी हमारा ऑप्शन किस किस में है। ठीक है, तो एक तो सेकंड एंड थर्ड में सी है हमारा, तो फर्स्ट ऑलरेडी कट गया, फोर्थ हमारा ऑलरेडी कट गया। अब बात आती है ए और बी में से। ठीक है, तो सी तो दोनों में है ही। अब हम देखते हैं ए और बी में से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक। देखिए यहाँ पर विविध है, बहुत सारी सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को हम जानबूझकर और सुस्पष्ट करेंगे, शामिल करेंगे उनके कंटेंट में, उनके सब्जेक्ट कंटेंट में, ताकि बच्चे अलग अलग तरीके से अपने व्यूज़ दे, अलग अलग तरीके से उसको समझ सके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ए और सी सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, वो क्यों होता है? जो वंशावली चार्ट होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाते हुए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए कि कौन कौन से कालक्रम ऐसे हैं जो चलते आ रहे हैं। ठीक है, पहले कौन से राजा थे, उसके बाद कौन से राजा आए, तो कौन कालक्रम हमने उसका देखना है, तो ये भी ठीक बात है। उसके बाद लास्ट में है शिक्षार्थियों के स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, तो ये कट हो गया। तो हमारे लिए कौन सा सही है, ए, बी और सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल काम करना चाहिए। एक बच्चा, मतलब एक क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं दृष्टिबाधित, जिनको दिखाई कम देता, देखने में उनको दिक्कत है। उस क्लास में उन विद्यार्थियों के साथ काम करते हुए एक सोशल साइंस के टीचर को किस प्रकार की अधिगम प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए कि बच्चों को वो सिखा सके। तो देखिए ऑप्शन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट है यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ताकि इससे बच्चे अच्छी तरह से सुन सकें। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करके। अब देखिए यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो काम किसका हो रहा है, देखने का हो रहा है, तो बच्चे तो खुद ही नहीं देख पा रहे हैं, उनको देखने में दिक्कत है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। मतलब बच्चे जो टीचर बोल रहा है, जब मौखिक बोल रहा है तो उसकी आवाज़ में बोल रहा है, और ऐसे ऐसे आवाज़, ऐसे वर्ड वो बोल रहा है ताकि बच्चे कल्पना कर सके टीचर की आवाज़ को सुनकर। ठीक है, जो टीचर ने बोला है क्लास में, और वो बच्चे अपने दिमाग में कल्पना कर रहे कि ऐसा ऐसा चला हुआ। ठीक है, तो ये बेस्ट होगा। उसके बाद कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट है। स्पर्श करने वाली अगर हम सामग्री यूज़ करेंगे तो बच्चों को देखने में दिक्कत है, उनकी फील करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए, सी और डी। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। ए, सी और डी इज़ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड जो ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बात की जा रही कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले हम कार्यक्रम लेकर आएंगे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर चर्चा की। अब जो प्रोजेक्ट विधि हम यूज़ करते हैं क्लास में, खासकर एसएसटी की क्लास में, वो क्या है, क्यों सही है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है
यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों को खोजी बना देता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह पूर्ण रूपण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। एंड लास्ट है, यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। अब इसके अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, जो थर्ड वाला है कि यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट विधि हम यूज़ करते हैं, बच्चों को दिया जाता है प्रोजेक्ट काम करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे इंक्लूड होते हैं, सिर्फ टीचर उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो सी हमारा कट हो जाएगा और ए, बी और डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, डी, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह के पेडागोजी के क्वेश्चंस आप मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको इस तरह से संदर्भ में या फिर आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के लिए उत्सुक, सेकंड है स्रोतों के लिए आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, एंड लास्ट है विवादास्पद मुद्दों पर उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो लास्ट वाला हमारा कट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा है, सेकंड इज राइट, ए, बी, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेश बनाने के लिए कौन कौन से सहायक हो सकते हैं? तो इनमें से बताने हैं आपको कि एक समावेशी कक्षा चली हुई है और उस समावेशी कक्षा में सोशल साइंस के पाठ्यचर्या को हम अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, सेकंड है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं निश्चित शिक्षण शैली, एंड नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और अधिकाधिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, एंड लास्ट है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, परीक्षा पत्र तो कभी भी आंसर नहीं होंगे, लास्ट वाला हमारा कट हो गया। और कक्षा में एक ही दिशा में हम बच्चों को निर्देश दे रहे हैं और एक ही हम शिक्षण शैली बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समावेशी कक्षा में बहुत सारे अलग अलग बच्चे शामिल होते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी शामिल होते हैं, यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चे भी शामिल होते हैं। तो हमें सबके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस, अपना जो पाठ्यक्रम है वो तय करना है, ना कि एक निश्चित पाठ्यक्रम तय करना। ठीक है, तो बी हमारा कट हो गया, डी हमारा कट हो गया, तो ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी इज करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ऑप्शन है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को दोषदर्शी होने के लिए। नेक्स्ट है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एंड लास्ट है एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा कि जो एक विद्यार्थी है सोशल साइंस का, या फिर कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, उसको हम विवेचनात्मक, एक क्रिटिकल लर्निंग कैसे सीखे बच्चा, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए एक बच्चे का, वो बताना है आपको। तो देखिए, थर्ड जो ऑप्शन है आपका, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनकी रियल लाइफ से जोड़कर उनको पढ़ाएंगे तो बेस्ट होगा। अगर बच्चे खुद भी अपनी रियल लाइफ से जोड़कर एग्जाम्पल्स को समझेंगे या फिर उस चीज़ को समझेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने के लिए उदाहरण का चयन कीजिए। ठीक है, विविधता यहाँ पर दर्शानी है, तो उसके अनुसार हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। सेकंड है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। नेक्स्ट, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से नहीं आता है। एंड लास्ट है प्रीतोष को
बांग्ला अच्छी लगती है जबकि सुचिता को हिंदी अच्छी लगती है या फिर सुचिता हिंदी बोलती है। तो हमने विविधता का एक चैप्टर पढ़ा था, विविधता की समझ, और तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि विविधता किस तरह से होती है, तो उसी से रिलेट करके यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? सरोज का स्कूल जाने का मौका मिला, ये नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है एलन गरीब परिवार से वास्ता रखता है और साइमन का परिवार बहुत अमीर है। यहाँ पर कोई भी विविधता नहीं हुई क्योंकि स्कूल तो दोनों जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो यहाँ पर भी विभिन्नता नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीतोष को बांग्ला अच्छी लगती है जबकि सुचिता हिंदी बोलती। यहाँ पर है विभिन्नता, और कैसी विभिन्नता है, कैसी विविधता है दो भाषाओं की, और अलग अलग क्षेत्र से ये लोग आए हुए हैं। ये सभी हो सकता है कि एक ही क्षेत्र से वास्ता रखते हो, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे हैं और अपने क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर विविधता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तमांग और लिसोंग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए गए दो राज्यों को इंगित करेंगे? यहाँ पर दो राज्यों के बारे में बताना है कि ये जो यहाँ पर गांव या फिर ये जो इलाका है, जो लोकेशन यहाँ पर दी गई है वो कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मिजोरम और मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर, एंड लास्ट है नागालैंड और त्रिपुरा एक समय रेखा पर। ये आपको बताना है। तो ये सब आप कैसे बताओगे? एक स्कूल में जो क्लास चली हुई है, सामाजिक विज्ञान की क्लास है, तो कैसे आप बताओगे? ठीक है, तो आपके इसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र जो है, जो मैप होता है उस पर नहीं, मेघालय नहीं हो सकता क्योंकि ये सब मेघालय में नहीं आते हैं। और नेक्स्ट मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट है नागालैंड और त्रिपुरा की एक समय रेखा पर, ये भी है क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब इस एरिया में नहीं आते हैं। ये सब आते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के एक मानचित्र पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। तो कौन सा इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो उसको छोड़कर अध्यापकों को समय सामयिक की समझ को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जैसे कि सभी बेहतर बन सके। एंड नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त उपस्थितियों में प्रयोग करने के लिए अवसर देना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपको सभी अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है, प्रोत्साहित दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पर क्या बताना है हमें? एक वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जो कि गलत है। ठीक है, जो गलत होगा वही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर केवल इसको छोड़कर, ठीक है, एक है जो छोड़ना है हमें, बाकी सही है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए बच्चों को हम प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करना ठीक बात है, लेकिन किसके लिए प्रोत्साहित यहाँ पर किया जा रहा है? एक समान उत्तर देने के लिए। अगर बच्चे अपनी समझ से आंसर देंगे तो कभी भी क्वेश्चंस का एक समान उत्तर बच्चे नहीं लिख सकते, सभी के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड क्योंकि ये गलत है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है। और हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, विविधता और भेदभाव के ऊपर था वो, और उसी से रिलेट करके यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन हमने देख लिया कि जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ध्यान रखना, नहीं बताना है। सेकंड है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। थर्ड है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। एंड फोर्थ है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। अब देखिए, जो जेंडर बाइज आता है, जो जेंडर रूढ़िबद्धता होती है, वो अलग करती है लड़के और लड़कियों को। तो यहाँ पर सिर्फ लड़के फुटबॉल के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उनको मोटिवेट किया गया है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि लड़कियाँ भी जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है उसमें भाग ले सकती हैं। यहाँ पर बात की गई है जेंडर रूढ़िबद्धता की। सेकंड है, सिर्फ लड़कियां, जहां पर भी एक ही जेंडर की बात हो गई वो हो गया जेंडर वाइज, तो सेकंड हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जेंडर वाइज है और हमें बताना है नहीं, ठीक है। एंड लास्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग कर दिया, जेंडर वाइज हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और हमें बताना है कि जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है, और ये तीनों ही जेंडर रूढ़िबद्धता के उदाहरण हैं। तो तीसरा देखिए, लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कों और लड़कियों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा, राइट। हमारा आंसर थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की समानता की बात की गई है, यहाँ पर किसी को भी अलग नहीं किया गया है। जेंडर रूढ़िबद्धता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या होगा? तो फर्स्ट है, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, गलत है, क्योंकि सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सी अतीत में ऐसी प्रथाएं चली हुई थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था। अगर हम उसको अब भी प्रचलित रखेंगे, अगर उनको बनाए रखेंगे, तो वो अच्छा नहीं हमारे समाज के लिए। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। उसके बाद है सेकंड, साहित्य स्रोतों और समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुरानी हो, जितने भी साहित्यिक जो स्रोत हैं उन पर बातचीत करना, चाहे वो कितने भी पुराने हो गए हों। तो ये सही बात है, फर्स्ट हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों को निष्कासन करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड लास्ट है, स्रोतों का ट्राइएंगुलेशन या फिर त्रिकोणीय को प्रमुखता देना इज राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 3, केवल बी और डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चाओं में शामिल करके। एंड लास्ट है, कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना। अब देखिए, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है, कभी भी बच्चों को शारीरिक दंड तो देना ही नहीं है, शारीरिक या मानसिक दंड तो कभी नहीं देना है बच्चों को। तो लास्ट हमारा कट हो जाएगा, और डी अगर है तो ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इसमें दिया गया है डी, तो दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, बचे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। उसके अनुसार देखते हैं हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, ठीक है। तो भाई तीनों बातें सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ए बी सी इज राइट। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि जो इतिहास है शिक्षण शास्त्र वो क्या प्रयास करेगा पेडागोजी में। फर्स्ट है, इतिहास का निर्माण शास्त्रों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रतिक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में
संलग्न हो या फिर इसमें शामिल हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। एंड लास्ट है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ओके, तो देखिए थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संग्रह होकर और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करके, ये हमारा गलत हो जाएगा और हमारे जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है इज राइट। ओके, तो इसके अनुसार हमारा A, B, D इज राइट एंड C हमारा गलत हो गया। ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ तक तो थे पेडागोजी के क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चंस कुछ और भी बचते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। ये भी आपके सोशल साइंस से ही हैं। तो इसके बाद है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इन्वायरमेंट की। तो समानता, जीवन, न्याय और आज़ादी। तो जीवन से रिलेट करके है ये सब, जीवन में ही हमारे सब होता है, तो जीवन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का वर्णन करते समय विविधता की एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता हमने देखा था, विविधता वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, विविधता की समझ और विविधता और भेदभाव, ये हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। इसमें तो ये सब बातें नहीं है, लेकिन जो आपका संविधान है वहाँ पर ये बातें की गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये जो मुहावरा है कि विविधता में एकता, ये किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जनक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, लेकिन ये मुहावरा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो लोकसभा में ऐसे कितने सदस्य हैं जो कि मनोनीत होते हैं? वो होते हैं 2। ठीक है, 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? तो ये हो गया था आपका लोकतंत्र। ठीक है, पहले राजतंत्र था, यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, प्रदर्शन किए गए थे जनता के द्वारा कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए है। आप जब चैप्टर पढ़ोगे, शायद ये 7th या फिर 8th क्लास में है SST की पॉलिटिकल साइंस में, तो जब वहाँ पर आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर दिया गया है इसके बारे में, सरकार के बारे में, और वहाँ पर नेपाल का जिक्र किया गया है कि 2006 में नेपाल की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो यही आज के थे हमारे क्वेश्चंस पेडागोजी के, और SST के पेडागोजी के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।